नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमने सुना तो खूब होता है, पर बुनियादी जानकारी काफी कम होती है। इस कारण इनके इलाज में भी काफी लापरवाही हो जाती है। आर्थराइटिस ऐसी ही एक बीमारी है या कहें समस्या है जिसका अर्थ है शरीर के जोड़ों में दर्द होना, और इस रोग को हम कहें तो गठिया भी कहा जाता है। इसमें दर्द इतना होता है कि पीड़ित जो है वो ना केवल चलने फिरने में उसे दिक्कत होती है, बल्कि घुटनों को मोड़ने में, जोड़ों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होने के साथ वहां पर सूजन भी आ जाती है। गलत खान-पान और भागदौड़ वाली दिनचर्या के कारण भारत में अगर देखें तो आर्थराइटिस यानी गठिया रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व में हर तीसरा व्यक्ति गठिया यानी आर्थराइटिस से पीड़ित है। अलग अलग स्टडीज में यह बात कही गई है कि भारत में लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी है। आर्थराइटिस का सबसे आम रूप ऑस्टियोआर्थराइटिस से हर साल भारत में 1.5 करोड़ लोगों को ये समस्या होती है, ये प्रभावित करता है। साधारण तौर पर इसे देखें तो लोग इसे साधारण समस्या समझते हैं और ये मानते हैं कि बुजुर्गों में ये समस्या उम्र के साथ होती ही है। अगर आंकड़ों को समझे तो 2025 तक ये खतरनाक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 देश बन जाएगा। 2025 तक भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामलों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये बीमारी विश्व की सबसे बड़ी गैर संक्रामक बीमारी बन सकती है। तो कैसे गठिया की पहचान करें, क्या इसके लक्षण हैं और क्या उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर खुद को गठिया से दूर रखा जा सकता है? आज हम बात करेंगे इन्हीं सब तमाम पहलुओं पर, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सजल अजमानी, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, डॉक्टर BL कपूर हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अजमानी। साथ ही आयुर्वेद और होम्योपैथी का नजरिया भी हम समझेंगे। डॉक्टर रमाकांत यादव, HOD डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, हमारे साथ मौजूद हैं, जो आयुर्वेद के नजरिए से हमें समझाएंगे कि गठिया के क्या लक्षण हैं और कैसे खुद को गठिया रोग से दूर रखा जा सकता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहित माथुर का भी मैं स्वागत करूंगी, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपके मन में भी गठिया से जुड़ा, आर्थराइटिस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आज आयुष्मान भव में आप हमारा हिस्सा बनिए। हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। खास बात यह है कि गठिया लगातार बढ़ रहा है, लेकिन देश के करीब 80% लोग इसके प्रति जागरूक ही नहीं है। अभी तक ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में गठिया की समस्या मानी जाती थी, बुजुर्गों की समस्या मानी जाती थी, लेकिन जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, अब युवाओं को भी बड़ी संख्या में गठिया अपनी चपेट में ले रहा है। आर्थराइटिस की समस्या आज के समय में बड़ी चुनौती के रूप में उभरती हुई देखी जा रही है। आर्थराइटिस दरअसल जोड़ों की सूजन है। जोड़ वो जगह होती है जहां 2 हड्डियों का मिलन होता है, जैसे कोहनी या घुटना। आर्थराइटिस में शरीर के जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसका दर्द शरीर के एक या उससे ज्यादा हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। आर्थराइटिस जोड़ों के ऊतकों की जलन और क्षति के कारण होता है। जलन के कारण ही ऊतक लाल, गर्म, दर्दनाक और सूज जाते हैं। ये तमाम लक्षण यही दर्शाते हैं कि जोड़ों में कोई समस्या है। आर्थराइटिस की समस्या हेरिडिटरी यानी जन्म से, एक्वायर्ड यानी जन्म के बाद, ट्रॉमेटिक यानी चोट की वजह से, या डीजेनरेटिव यानी उम्र की वजह से हो सकती है। आर्थराइटिस कई तरह के होते हैं। इनमें सबसे आम प्रकारों में ऑस्टियो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, जबकि पुरुष अधिकतर गाउट आर्थराइटिस से परेशान पाए जाते हैं। ज्यादातर उम्र के वजह से होने वाली ये बीमारी मसल्स के कमजोर होने, वजन बढ़ने या शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी हो सकती है। आर्थराइटिस आमतौर पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है, लेकिन ये बच्चों, किशोरों और युवाओं में भी विकसित हो सकता है। अधिक वजन वाले लोग या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आर्थराइटिस ज्यादा आम है। समय से इसका इलाज कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक नजरअंदाज किए जाने की वजह से विकलांगता जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। खास बात यह है कि कई ऐसे उपाय मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर आर्थराइटिस से सुरक्षित रहा जा सकता है।
तो आप भी हमें कॉल कीजिए और आपके मन में जोड़ों के दर्द, गठिया, आर्थराइटिस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदन लाल ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। मदन लाल जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मेरे वाइफ के वो आर्य अभी आया है, तो आर्य के बारे में पूछना था सर को। जी। आर्य अभी लास्ट में 11.1 था, ESR है 59 और CRP है 18.2, और इनमें अभी शोल्डर में और रिस्ट में जरा ज्यादा दर्द है। ठीक है मदन लाल जी, हमारे साथ जब सर से कोई और दवाई वो चालू है, वो फॉलिक एसिड, फॉलिट्रेक्स, SCQX 200, ये सब मेडिसिन चालू है, तो कब तक लेनी पड़ेगा? और वो प्रेडनिसोल भी चालू है, तो उसके सर को पूछिए क्या है। ठीक है डॉक्टर अजमानी, आप कुछ और मदन लाल जी से पूछना चाहेंगे और क्या सलाह देंगे? उन्होंने वैसे बता ही दिया है। वो जैसे बता रहे हैं उनकी वाइफ को आ रहे मतलब रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एक गठिया बाय जिसमें हमारे प्रतिरोधक क्षमता जोड़ों पे वार करती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। तो इसमें जो हम दवाई देते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम की रीट्रेनिंग करती है, जिससे ये जोड़ों को डैमेज जो वार हो रहा है वो कम हो। उनको ऑलरेडी जो 2 मेन मेडिसिन बताई उन्होंने, मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये चली रही हैं, फिर भी उनका वो मोस्ट लाइकली वो बताना चाह रहे हैं कि अभी भी उनके पत्नी को दर्द और सूजन है। तो हम और भी दवाइयाँ इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। वो जैसे सल्फासालाजीन करके एक गोली होती है, वो ऐड करें, या जो ऑलरेडी जो इनके पास मेडिसिन चल रही है जिन्होंने नाम लिया मेथोट्रेक्सेट, उसकी डोज बढ़ाएं। प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयड है, वो लंबे समय देना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। वो शुरुआत में इमीडिएट तुरंत सिम्टम्स, दर्द और सूजन कम करने के लिए लाभदायक होती है, बट धीरे धीरे उसे बंद करना होगा। तो आप अपने जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे वो फिर से मिलके मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या सल्फासालाजीन करके एक दवा होती है वो ऐड कर सकते हैं, और प्रेडनिसोलोन जैसे मैं बता रहा था धीरे धीरे बंद करना होगा। एक और इन्होंने चीज़ पूछी, कब तक खानी पड़ेंगी। सो ये बहुत ही लंबे समय चलती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 3-6 महीने खा ली और फिर बंद कर सकते हैं तुरंत। सबसे पहले होता है कि दर्द और सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर धीरे धीरे ये दवाइयाँ कम की जाती हैं कि डोज, मात्रा और नंबर कम किया जाता है, बट ये लंबी चलती हैं। ये सिर्फ 6 या 9 महीने का कोर्स नहीं होता, ये लंबी ही देनी होती है। प्रेडनिसोलोन जल्द से जल्द जितना हो सके बंद करनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है, लेकिन जो राय दी है वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तभी कोई दवाई शुरू कीजिए या बंद कीजिए, एक बार सलाह उनसे ज़रूर लीजिए। अच्छे विशेषज्ञ के संपर्क में ज़रूर रहें और इसका इलाज करवाएं। हमारे साथ दूसरी कॉलर जुड़ी हैं, कुसुम ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। कुसुम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी, मेरे बाएं पाँव में दर्द रहता है, कभी भी एकदम झटका लगता है, दर्द चलते चलते ही चला ही नहीं जाता है, एकदम झटका आता है, दर्द रहता है। आपने दिखाया किसी डॉक्टर को अभी तक? नहीं दिखाया। आपकी उम्र क्या है कुसुम? 62 जी, और आपका वजन क्या है अभी? 60। ठीक है, आप मुझे बताइए, हमारे साथ होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों विशेषज्ञ, आप किससे बात करना चाहेंगे, किससे सलाह लेना चाहेंगे? होम्योपैथिक। ठीक है, डॉक्टर माथुर जी, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। पहले क्या बताएंगे कि प्रिसाइसली किस हिस्से में दर्द होता है आपके? मतलब कि फुट में होता है, घुटने में होता है? घुटने, जी घुटने में दर्द होता है। घुटने में दर्द होता है। और मैं जानना चाहूँगा आपका वजन 60 किलो। 60 किलो, ओके। तो और 62 इन्होंने अपनी उम्र बताई है। ओके, सो जिस तरह ये बता रही हैं कि इनके घुटने में दर्द रहता है, और पॉसिबली है कि जब ये जितना दिनचर्या का काम करती हैं तो दर्द उठ जाता है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि इनके ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है घुटने में, जो कि बहुत ही कॉमन है, और बढ़ती उम्र के साथ इसका इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। सो इस केस में हम पहले तो एग्जामिन करना चाहेंगे कि कोई इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी नहीं हो। तो बेसिक मैनेजमेंट होगा कि इनको होम्योपैथिक दवाई, इनके लक्षणों को एनालिसिस करके एक होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है, जिसके लिए इनको एक होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलना पड़ेगा।
और जब दर्द कम हो जाए उसके बाद इनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाए, सो दैट जब मसल स्ट्रांग हो जाएंगी तो घुटने को वो स्टेबलाइज करेंगी और फिर इनको जो दिनचर्या में जो दर्द हो जाता है वो इतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाएं, पता करें कि एग्जैक्ट क्या समस्या है, उसके बाद किसी तरह का इलाज शुरू बिकॉज किया जाए। होम्योपैथिक इलाज में रोगी के लक्षणों को एनालिसिस करके दवाई का चयन किया जाता है और हमारे पास एक से अधिक दवाइयाँ होती हैं दर्द के निवारण के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले एक चिकित्सक से मिलें और ट्रीटमेंट शुरू करें और जब दर्द से निजात मिल जाए उसके बाद इनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से मसल बिल्डअप करने के लिए हम रिकमेंड करेंगे। ठीक है। डॉक्टर यादव, आयुर्वेद क्या कहता है गठिया को लेकर? और जो आंकड़े मैंने शुरू में बताए हैं, तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत में इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है, और जो अब तक समझते रहे हैं लोग, एक उम्र हो जाती है तो आपके हड्डियों में तकलीफें होती ही होती हैं, यानी वो दर्द को बहुत साधारण समझा जाता है, लेकिन अभी युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या बड़ी वजह है? गठिया को और कैसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, इसका जैसे अभी आपने पहले भी कहा कि इसका संबंध कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन शैली है, खान पान है, और उससे भी अधिक जो आजकल जो एक कह सकते हैं कि स्लीप और वेक जो साइकिल है, सही समय से सोना जगना, या आप कह सकते हैं जो एक जीवनचर्या जो है उसका कहीं ना कहीं एक जो फॉल्टी हम लोग ने कर रखा है उसकी वजह से दिक्कत है। दूसरे, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो सो कॉल्ड हमारा डेवलपमेंट है, जितना भी हम अपने आराम के लिए, जितना भी डेवलपमेंट होता है अपने आराम के लिए होता है, और आराम की वजह से होता क्या है कि जो हमारा शरीर है वो थोड़ा सा भारी हो रहा है, और दूसरे जो हमारे जो जोड़ हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जब आप एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, तो वहाँ एक प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस, उसकी वजह से वहाँ स्ट्रेंथनिंग होती है या न्यूट्रिशन पहुँचता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ब्लड सप्लाई ऐसी वहाँ पर नहीं मिलती है। तो जब आप अपना मूवमेंट कम कर देते हैं तो क्या होता है कि वो कार्टिलेज का जो थोड़ा सा दबना सिकुड़ना है, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं और न्यूट्रिशन जो है उसका कम होने लग जाता है धीरे धीरे। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरे, एक जैसे आपने अभी बताया कि जो हमारे घर में महिलाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं इससे, तो कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा ईश्वर ने कुछ रचना बना रखी है कि एक 45 के बाद जो है जाके थोड़ा सा एक मीनोपॉज का स्टेट आता है, उसमें हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी मात्रा कभी कम ज़्यादा होती है। तो उस स्ट्रक्चर की वजह से शरीर की जो हमारी हड्डियां हैं वो धीरे धीरे करके वो हल्की होने लग जाती हैं, मतलब जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जब इस तरीके की प्रक्रिया हमारे शरीर में आने लग जाती है तो उनकी कार्टिलेजेस या किनारे के जो हिस्से होते हैं हड्डियों के, वो वजन की वजह से थोड़े से डैमेज होने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, जो कुछ इन्फेक्शन होते हैं कहीं ना कहीं किसी जोड़ में, जैसे बहुत हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है टीबी, जो कि बहुत से हिस्से में दुनिया के नहीं पाया जाता, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी बहुत मिलता है, और उसकी वजह से टीबी की वजह से भी जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ ये स्टेटस बन रहा है जी। और अगर इसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। ठीक है, ठीक है। और तमाम और क्या कारण हो सकते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। कॉलर और हैं, परवेज आलम ने हमें बिहार से कॉल किया है। परवेज जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। बता रहा हूँ कि मेरी माँ है, उसकी उम्र 65 एबव है जी, तो उसके घुटने में कभी कभी दर्द रहता है। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है उन्हें? नहीं, अभी तो नहीं दिखाया है। ठीक है, आप बता। दवा नहीं मिलती है, इसकी दवा है ये नहीं है। परवेज जी, आप क्या बता रहे हैं? आप दवा देते हैं उन्हें? कोई दवा लेती है वो? नहीं, अभी तो दवा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और आप बता रहे हैं कभी कभी ये दर्द होता है, लगातार नहीं रहता है? नहीं लगता है, कभी ठीक जाता है, कभी दर्द घुटने में होता है, घुटनों में होता है। ठीक है परवेज जी, आप सुनिए डॉक्टर आपको क्या राय दे रहे हैं। डॉक्टर अजमानी, आप परवेज जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। 65 साल उम्र है उनकी माँ की और कभी कभी दर्द रहता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मुझे समझाइए, जब गठिया की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि इसके 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं, यानी ये बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन आम लोग मानते हैं घुटनों में दर्द ही गठिया है। तो कैसे ये अलग अलग प्रकार हैं और इनमें गंभीर कौन सा गठिया माना जाता है? गठिया तो एक लक्षण हो गया कि जोड़ों में दर्द और सूजन, ठीक है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं।
तीन सबसे जो कॉमन में सबसे ज़्यादातर जो पाए जाते हैं, सबसे कॉमन आपने बता दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो उम्र के साथ और वज़न की वजह से ज़्यादातर घुटने में जो कार्टिलेज या जो ग्रीस होती है, जिसका नॉर्मल काम है कि घुटना घिसे ना या फ्रिक्शन ना हो हड्डी के बीच में, वो कम हो जाती है। और ये 50-60s के बाद ही शुरू होता है और ज़्यादातर घुटनों में ही होता है। सेकंड, दूसरे नंबर पे एक जो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे पहले कॉलर ने पूछा, जिसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता जोड़ों पे वार करती है और वो किसी भी जोड़ में जा सकती है, कलाई में, कोहनी में, शोल्डर में, घुटने में, एंकल में, कहीं पे भी दर्द और सूजन कर सकती है। तीसरा जो कॉमन गठिया का रीज़न होता है वो यूरिक एसिड, जो एक ब्लड में पदार्थ होता है, वो अगर बढ़ जाता है मात्रा में, वो घुटनों में, जोड़ों में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है और वहाँ पे दर्द और सूजन कर सकता है। बाकी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई लेडीज़ में, औरतों में ज़्यादा होता है, बट यूरिक एसिड वाला मर्दों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो डाइट से लिंक्ड है, हम जो खान पान है उससे लिंक्ड है, तो वो मर्दों में पहले देखा जाता है औरतों से। ये तीन सबसे कॉमन है। जैसे अभी वाले कॉलर ने बात करी, 65 एज की हैं, उनको सिर्फ घुटनों में ही उन्होंने बताया और कभी कभी बताया, तो इन तीनों में मोस्ट लाइकली तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमन ही होता है वो ज़्यादातर घुटनों में ही होता है। जैसे वो उम्र और वज़न की वजह से है, अगर वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करने से उसमें बेहतरी होगी, घुटने की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज करने से उसमें फ़ायदा होगा। थोड़ी मेडिसिन दर्द कम करने के लिए या कोई जेल अपने डॉक्टर से मिलके वो ले सकते हैं जिससे वो कम करें। और इसके लक्षण हो सकता है कि वो जब चलती हो तो कट कट की आवाज़ आती हो, उठने बैठने में दिक्कत होती हो, सीढ़ियाँ चलने में दिक्कत होती हो। और ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड के में फ़र्क यही है, मेन है एक तो कि रूमेटॉइड बहुत सारे जोड़ों में और बहुत जल्दी बढ़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि उम्र से और वज़न से रिलेटेड है, बहुत धीरे धीरे वेयर एंड टेयर होते होते बढ़ता है। तो ज़्यादा खतरे वाला तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है, बट मोर कॉमन और ज़्यादातर लोग लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान होते हैं। इनकी मदद के लिए यही बोलेंगे, अगर वज़न ज़्यादा हो तो खान पान चेंज करके वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, सिंपल सी मेडिसिन लें और अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं और उससे सलाह लें। बिल्कुल। एक और कॉलर है, रेनू ने हरियाणा से हमें कॉल किया है। रेनू, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकती हैं, बताइए। नमस्ते मैम, थैंक यू। मैं रेनू हूँ, रोहतक से बात कर रही हूँ। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और स्पेशली मेरी नी जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होता है और मेरी एज 35 है। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो मेरा CRP पॉजिटिव आया। तो उसके बाद मैंने जैसे मैं वॉक पे भी जाती हूँ और मैं थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, तो उसके दौरान मुझे आफ्टर वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पेन होता है और मुझे हर टाइम हल्का हल्का फीवर आता है। मैम, ये क्या अर्थराइटिस है? क्योंकि मैंने फर्दर डायग्नोसिस नहीं करवाया, अ बिट स्कैर्ड, तो मैंने वो नहीं करवाया है। और मुझे PCOD की भी शिकायत, तो क्या PCOD और अर्थराइटिस ये इंटरलिंक्ड हैं? मैम, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। ठीक है, आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आप बताइए किस विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए? माय क्वेश्चन इज फ्रॉम एलोपैथी साइड। डॉक्टर अजमानी, मैं उनसे एक और कुछ, आपके घुटने में सूजन भी आती है क्या? यस सर, मेरे घुटने में सूजन होती है और कट कट की बहुत जोर से आवाज आती है। ओके, और सुबह के टाइम दर्द ज़्यादा होता है? हाँ जी सर, सुबह जैसे ही बेड से उठती हूँ तो एकदम से चला नहीं जाता, बहुत पेन होता है, थोड़ा टाइम लगता है मुझे उठने में। चेयर से भी उठ के चलने में थोड़ा टाइम लगता है। और कितने महीनों से ये लक्षण है आपको? सर, ये तकरीबन 1 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ इस चीज़ से। और किसी जोड़ में दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, और किसी में इतना नहीं है, बट नीज में बहुत ज़्यादा है। सो आपने एज सॉरी कितनी बताई थी आपकी? मैं 35। सो आपकी एज ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए तो नहीं है, वो तो ज़्यादा की उम्र में दिखता है। हो सकता है कि दूसरे टाइप की गठिया का शुरुआत हो। CRP आप बता रहे हैं आपका बड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं चाहिए कि भाई फर्दर टेस्टिंग से कि भाई, क्योंकि आर्थराइटिस का, गठियाबाई का जितना जल्दी इलाज हो उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी कम दवाई की ज़रूरत पड़ती है। जितना जल्दी इसको पकड़ा जाए उतना ईजी इलाज है, जितना जल्दी पकड़ा जाए। उल्टा लेट अगर आप इसके जांचें कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उतना ही
इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट इलाज भी नहीं है कि आप ना दिखाएं या डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरी सलाह होगी कि आप एक ऑर्थोपेडिशियन या कोई भी अपने अगर रूमेटोलॉजिस्ट हैं आपके पास में तो उनको दिखा सकते हैं। फर्दर एक्सरे, गठिया बाई के जो टेस्ट होते हैं जिनको हम शॉर्ट में RF या NTCCP बोलते हैं, ये करा सकते हैं। अभी तुरंत के लिए आप इसकी सिकाई कर सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, लंबे समय नहीं बट इमीडिएट रिलीफ के लिए। और जैसे मैंने कहा एक्सरे और ब्लड टेस्ट से फर्दर पता लग सकता है कि ये आपके पेन क्यों हो रहा है। एक MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है देखने के लिए कि जोड़ के अंदर कुछ ख़राब और तो नहीं हो रहा। एक और चीज़ जो इन्होंने कही, वेट ट्रेनिंग के बाद इनको परेशानी बढ़ जाती है, तो क्या वो बंद कर देना चाहिए डॉक्टर? अभी के लिए वो रोकना चाहिए जब तक बीमारी क्लियर ना हो। ठीक है, तो एक बार क्लियर हो जाए थोड़ा रेस्ट ले लें। अभी वो वेट ट्रेनिंग ना करें, नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं, दिनचर्या के काम करने के, जो जॉब करते हैं या घर में भी जो भी काम है वो करते रहें। बाहर वॉक पे जाना है, मार्केट जाना है, वो सब करते रहें। बट हाँ, वेट ट्रेनिंग मैं अभी बोलूँगा कि अभी के लिए रोक लें। ठीक है। 2 कॉलर और जुड़े हुए हैं। भरत ने पुणे से कॉल किया है, हरीश हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। भरत, पहले आप सवाल पूछिए। जी, मेरा डॉक्टर से है जी। मेरा रोज का वॉकिंग होता है 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है। और मेरा नेफ्यू का भी साइकिलिंग होता है 25 से 30 किलोमीटर। हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है। हम लोगों के डाइट में एग भी नहीं है और ना ही कुछ हम लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्री टैबलेट्स ले रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो ये क्या ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है? ठीक है भरत, मैं सुन नहीं पाई थी, आपने किसके लिए सवाल किया है? कौन से पैथी के डॉक्टर से बात करेंगे आप? आयुर्वेदा। आयुर्वेद। ठीक है, आप अपनी उम्र बताइए भरत। 30। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी आप लोग चूँकि अभी जो आपका दिनचर्या है, जीवन शैली है, आप लोग फिजिकली बहुत एक्टिव हैं और हमारी समझ से जो है साइकिलिंग और आपका ये जो वॉकिंग है और रनिंग है आप बता रहे हैं जितना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, वो कोई बात नहीं है इतनी। लेकिन अपनी जो डाइट है उसको निश्चित रूप से प्रॉपर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा पैदल चलने से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा वायु का प्रकोप होता है। वायु का प्रकोप कोई ऐसा बहुत टेक्निकल वो नहीं है, उसमें एक आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि घुटनों में या शरीर में ड्राइनेस आती है उससे। तो जब ड्राइनेस आएगी तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सा आपकी मांसपेशियों को या जोड़ों के आसपास का जो एरिया है उसको प्रभावित कर सकती है। तो यदि आप अगर एक ठीक ठाक मात्रा में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने में थोड़ा सा अगर जो देसी घी है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अगर आप एकोमोडेट करें तो शायद आपको बेनिफिट ये लंबे समय मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही कुछ आयुर्वेद के कुछ सप्लीमेंट हैं, कह सकते हैं, उन जिनको कि आप खाने में शामिल कर सकते हैं। वो कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन आप उनको थोड़ा सा खाने में अपने शामिल कर लेंगे तो आपका जो एक एफिशिएंसी है वो भी और बढ़ के आएगी और लंबे समय तक आपके जो हेल्थ है वो नॉर्मल रहेगी। तो इसमें ये मेरा यही सुझाव है आपके लिए। ठीक है डॉक्टर। और माथुर, जो कारण पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक कारण गठिया रोग के लिए अनुवांशिक भी माना जाता है, यानी अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ये हो। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकता है? जी, जो आपने ये बताया, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम का जो गठिया है उसमें कुछ परसेंटेज केसेस में अनुवांशिक लिंक जरूर माना जाता है, यानी कि उनके फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ठीक है। तो इसका इलाज तो वही सेम होगा कि हम पेशेंट की क्लिनिकल स्टेट को असेस करें, उसके लक्षणों को एनालिसिस करें और ट्रीटमेंट दें। इलाज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इलाज लंबा चलता है और गोल यही होता है कि जॉइंट का जो डिस्ट्रक्शन है उसे बचाया जा सके। जब तक जॉइंट की एनाटॉमी नॉर्मल है, उसमें स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन नहीं होता, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होते हैं, जब तक पेशेंट ठीक है। बस यही हमारा गोल होता है। ठीक है। तो पेन रिलीफ के साथ जॉइंट को बचाना, उसकी जो कार्टिलेज है अगर वो गली नहीं है, सूजन की वजह से जो पानी भर गया वो कार्टिलेज को गला देता है, तो अगर हम उससे बचा देते हैं कार्टिलेज को तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ठीक है। ठीक है, मैं और भी पहलू आपसे समझूंगी। एक और कॉलर ले लेते हैं। हमें नीतीश ने कॉल किया है, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरीश जी, हरीश जी बताइए। हरीश बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरी मिसेज के हिल के पीछे हिस्से में
दर्द रहता है, जी। वहाँ पे थोड़ा फ्रोजन दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब से सलाह ली थी तो उन्होंने बताया था कि इनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने एक वो बताया था कि ऐसे ऐसे पैरों को मतलब कि राउंड टर्न में घुमाते रहे बैठ के, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जी। तो मैं आयुर्वेद के डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर यादव, यूरिक एसिड की जब बात होती है तो जोड़ों में दर्द होता है, जी। ये यूरिक एसिड को थोड़ा समझाइए, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। जी तो क्या ये यूरिक एसिड क्या है और ये किस तरह से प्रभाव डालता है शरीर जी। यूरिक एसिड देखिए, एक हमारे शरीर में जब हम लोग डाइट लेते हैं तो अगर आप सामान्य रूप से समझते हैं कि हमारे डाइट में प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो हमारे शरीर के प्रोटीन्स होते हैं, जब वो उनका जब उपचय होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होती है जब उनकी, तो बाद में चल के धीरे धीरे उनके बाय प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है, जो कि एक निश्चित मात्रा तक लगभग जो है 6.5 मिलीग्राम परसेंट तक लेडीज़ में और लगभग 7 मिलीग्राम परसेंट तक जो है मेल्स में, ये एक नॉर्मल स्तर होता है जो कि यूरिक एसिड का पाया जाता है। और जब हम कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे 2 ही कारण होते हैं प्रमुख, जब या तो शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे या उसका क्लियरेंस कम हो जाए। यूरिक एसिड हमारा किडनी के थ्रू उसको जाना होता है बाहर शरीर के, तो या तो शरीर से बाहर जाना कम हो जाए या शरीर में ज़्यादा बनने लगे। ये 2 ही अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारी मांसपेशियों में, हमारे जोड़ों में, बहुत सी जगह पे जाके वो डिपॉजिट होते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी वो डिपॉजिट होंगे वहाँ जा कर के वो एक टॉक्सिक का काम करते हैं, वहाँ पे लोकल वो जो है सूजन पैदा करते हैं। और अगर आप देखेंगे टिपिकली उसका एक होता है कि पैरों के किसी एक अंगूठे से कई बार वो शुरुआत होती है यूरिक एसिड की इन्फेक्शन की, आप डिपॉजिशन की, और एक अंगूठे से दर्द शुरू होता है। तो यूजुअली जैसे आपने बताया कि ये आपकी जो वाइफ हैं उनको हील्स में पेन होता है, तो यूरिक एसिड में कई बार ऐसा सामान्य रूप से नहीं मिलता है कि हील्स में पेन हो, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो मेरा तो ये सलाह है कि आप थोड़ा सा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कराएं, जैसे कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, और जो गठिया के और भी वैरायटी हैं। तो एक हिसाब से अगर पूरा आर्थराइटिस का पैनल है उसको आप एक बार करा लें। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कैल्शियम या विटामिन डी की जो कमी है वो भी एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से हील्स में इफ़ेक्ट आता है। उसके अलावा एक और भी अवस्था होती है जिसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि वो एड़ी की जो हड्डी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो एक ये भी अवस्था होती है जिसमें कि एड़ियों में ही स्पेसिफिक रूप से दर्द मिलता है। तो आप उसको जो है एक्सरे करा के जान सकते हैं, और जब आप इसको जान लेंगे, पूरा निराकरण कर लेंगे, निदान इसका हो जाएगा, तो बहुत आसान सी कुछ दवाएं हैं। एक किसी भी आयुर्वेदिक एक चिकित्सक को, यदि आप अगर हरियाणा में ही रहते हैं, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आइए और पूरा हम लोग आपका एग्जामिन करके, आपका एनालिसिस करके एक प्रॉपर मेडिकेशन आपको एडवाइस करेंगे, और उससे डेफिनेटली यूरिक एसिड की मात्रा भी कम होगी और जो आपकी वाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम होगी। ठीक है, दूसरे कॉलर हैं नितिन ने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। नितिन, आपका स्वागत है, बताइए आपका प्रश्न क्या है। जी नमस्कार मैम, मैं सभी चिकित्सकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी माता जी की उम्र 56 वर्ष है। उनके सीधे पैर के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिस कारण उनको चलने में बहुत ही दिक्कत होती है। मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ये सुझाव दिया कि उनके घुटनों का पानी या उनके घुटनों में जो लिक्विड या ग्रीस है वो सूख चुका है। तो कृपया मुझे ये बताएं, क्या ये दोबारा से ठीक हो सकता है या घुटने बदलने की ही जरूरत पड़ेगी और इसके बाद में ही उनके घुटने ठीक होंगे? जी हाँ, ठीक है नितिन। डॉक्टर अजमानी, ये सवाल सबके मन में होता है कि जब मान लीजिए जोड़ों की समस्या शुरू हो गई है, क्या उसको रिवर्स किया जाता है, वहीं रोका जाता है, या वो मैं कहूँ कि टाला जाता है उसे, कि थोड़ा समय बाद वो समस्या आगे जाके गंभीर हो गई? क्या स्टेजेस क्या होती हैं इसको और कैसे इलाज होता है? वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का गठिया है। अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड या यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड में तो दवाई और खान पान बदलने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, और अगर आप बहुत ही अपना खान पान ठीक करते हो तो दवाई छूट भी जाती है। ठीक है। रूमेटॉइड गठिया बाई में दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं और बीमारी को वो रोक लेती हैं और जोड़ों को अच्छा कर सकती हैं। अगर वो बहुत टाइम से जोड़ ख़राब हो गए हों बिना दवाई 5 साल लिए तो वो फिर उसे रोकती हैं, पुराना डैमेज ठीक करना मुश्किल होता है। बट अगर जल्दी से दवा शुरू हो जाए तो कोई डैमेज नहीं होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक उम्र से रिलेटेड सबसे ज़्यादा उसका रिस्क फैक्टर उम्र है, सेकंड पे उसका वज़न होता है। अब उम्र तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो दर्द कम करने के लिए हैं। आज तक कोई भी उसकी ऐसी दवा नहीं बनी तो जादू से उसको ग्रीस को जो कार्टिलेज होती है उसको फिर से बना दे। अभी तक साइंस में तो हमारी साइंस में नहीं बनी है। उसके लिए इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज, वज़न कम करना, थोड़ी दवाइयाँ लेना पेन को मैनेज करने के लिए। इवेंचुअली अगर बहुत ही ज़्यादा जोड़ ख़राब हो गया है और दवाइयों लेने के बावजूद भी दिनचर्या में आदमी चल नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण आखिर में तो लेकिन उसका घुटना बदलवाना ही एक उपचार रह जाता है। उसके भी 4 स्टेजेस होते हैं एक्सरे में, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है कि बिल्कुल ग्रीस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और घुटना एकदम जुड़ गया है। उस एक्सरे भी देखते हैं और साथ साथ मरीज़ के लक्षण भी। ऐसा भी होता है कि ग्रीस ख़त्म हो गई है लेकिन मरीज़ जो है वो फिर भी अपने जो भी करना चाहता है अपनी उम्र में वो कर पा रहा है, इतना परेशान नहीं है, तब भी वो उसको इतना कोई हम नहीं बोलते कि ऑपरेशन कराओ। बट अगर उसकी दिनचर्या इफ़ेक्ट हो गई है, वो अपना जो काम करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है दवाई के बावजूद, पेन की दवा के बावजूद, तो फिर ऑपरेशन ही एक उपचार रह जाता है। ठीक है, हमारे साथ और भी कॉलर्स हैं। ब्रजेश ने मध्य प्रदेश से कॉल किया है, राजीव हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। ब्रजेश, आपका स्वागत है। राजीव, आपका भी स्वागत है। ब्रजेश, पहले आप अपना प्रश्न पूछिए। टीवी की आवाज बिल्कुल कम रखिए ब्रजेश, और एक बार में सवाल कीजिए। ब्रजेश, अपना प्रश्न पूछिए एक बार में। हाँ, विजय जैन बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बताइए। मैं विजय जैन, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। क्या है कि मैं 59 साल का हो गया हूँ और 20 साल से मुझे शुगर भी है। एक्सरसाइज तो मैं रेगुलर करता हूँ और घूमता भी हूँ। और क्या है कि 40 साल से ये 55 साल के बीच में 2 बार हमें घुटने की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको मैंने एक्सरसाइज और ये घूमने फिरने से और ये आपका कुछ थेरेपी वगैरह से उसको ठीक की है। 1-1.5 महीने थेरेपी ली थी एक जगह, उससे भी आराम। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमें तकलीफ है तो हम सिटिंग नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। दाहिने पैर में घुटने से ऊपर वाले हिस्से में, जांघ में, वो कोई नीचे नस दबती है उसकी, तो ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं हम। मतलब 8 घंटे तक तो बैठ लेते हैं, 15-20 मिनट जनरल बैठ लेते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर हमारे लिए ऐसा लगता है कि अब उठना चाहिए, अब नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा समय यदि बैठना या लेखनी वगैरह लिखते वगैरह है तो फिर हम नहीं कर पाते अब। तो ये यहाँ तकलीफ होती है। ये रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच में कभी कभी उसमें भी तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो अपने आप को काफी असहज समझने लगते हैं उस समय हम। ठीक है ब्रजेश, अभी आप किस विशेषज्ञ की सलाह चाहेंगे? विजय जैन। जी ब्रजेश जी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी बताइए। आयुर्वेद में तो ले ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं अभी जी, और थोड़ा एलोपैथी में बता दें कुछ। ठीक है, अभी हम पेवेस का प्लस ले रहे हैं, एक पेवेस का प्लस, ठीक है, थोड़ा पेवेस का प्लस नाम की गोली डेली लेना पड़ती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजवानी, आपने सुना, उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया। हाँ जी, क्या सलाह? इनका थोड़ा जो सिम्टम इन्होंने लक्ष्य मुझे बताया, थोड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस के थोड़े उल्टा होगा। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब बैठ के जब उठते हैं तब दर्द होता है, और सीढ़ियाँ चलने में, नॉर्मली चलने में भी दर्द होता है। ये बता रहे हैं कि बैठे बैठे भी 15 मिनट बाद दर्द इनको उठ जाता है।
तो इसका कारण तो फिर हमें और एक बार डॉक्टर को, एलोपैथिक डॉक्टर को मिलके एग्जामिन करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सरे देखें, एमआरआई कराएं, वहाँ पे लोग एग्जामिन करना पड़ेगा जोड़ को कि ये वाला जो लक्षण ये बता रहे हैं कि 20 मिनट बैठने के बाद दर्द शुरू होता है, ये थोड़ा ये जो हम गठिया बोल रहे हैं इसके लिए थोड़ा उल्टा होगा। प्लस ये भी बता रहे हैं कि पीठ में भी इनको दर्द रहता है, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि उम्र से रिलेटेड कोई चेंजेस हो रहे हों। तो इसका मैं आपको सीधा जवाब तो नहीं दूंगा, एक बार इनको एलोपैथी को दिखा के एक बार एग्जामिन कराएं, शायद थोड़े और टेस्ट लगेंगे इनकी बीमारी को पकड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, यानी आप यही सलाह देंगे कि एक बार डॉक्टर को अच्छे से दिखाया जाए और उसके बाद ही इलाज शुरू किया जाए। डॉक्टर माथुर, इस तरह के केसेस में क्या होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है, क्योंकि तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं और ये कह रहे हैं कि जो दर्द 20 साल से है उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं रोक कर रखा हुआ है, मैनेज किया हुआ है अपने एक्सरसाइजेज और थेरेपीज़ की बदौलत। होम्योपैथी कैसे मदद कर सकते हैं? जिस तरह इन्होंने बताया अपने सिम्टम्स के बारे में, मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबे समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो पीड़ित हैं ही घुटने में, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस स्पाइन में भी डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। जैसे कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि नीचे बैठने पे इनको कमर में, निचली कमर में दर्द हो जाता है, कई बार वो नीचे भी जाता है, जांग में जाता है। ये पॉसिबिलिटी है कि लंबर स्पाइन में भी डिजेनरेटिव चेंजेस डेवलप हो गए हैं बढ़ती उम्र के साथ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से कोई एग्जिटिंग नर्व पे दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेन कमर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये भी बढ़ती उम्र के साथ लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के चेंजेस भी देखे जाते हैं। इसका भी वही मैनेजमेंट है कि हम पेन को रिलीव करें और उसके बाद इनको बैक एक्सरसाइजेज बताई जाए। तो ये अच्छी बात है कि ये एक्सरसाइज करते हैं, तो घुटने के एक्सरसाइज के साथ वो कमर की भी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे कि बैक पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, ऐसे पोस्चर में कम आए जिससे कि बैक मसल्स पे ज़्यादा खिंचाव ना हो, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इनके लिए काफ़ी कारगर होंगे। ठीक है, तो पेन रिलीफ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन देने के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, राजीव ने हमें कॉल किया है बिहार से। राजीव जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम। जी राजू, बताइए आपका सवाल बताइए। सर गठिया है हमें 2 साल से, हम दिल्ली एम्स में दिखवाए थे। ठीक है। उसके बाद हम पटना में मनीष कुमार से जो गठिया स्पेशलिस्ट उससे दिखवाए, उसका दवा तो ठीक खाते हैं, ठीक हो जाता है। उस पे तरवा जो होता है ना, पैर का तरवा, उसमें दर्द रहता है। इसके लिए सर हम आयुर्वेदिक से जानकारी चाहते हैं। ठीक है राजू, आप आयुर्वेदिक सलाह लेना चाहते हैं? यस। ठीक है, आप बने रहिए, डॉक्टर आपसे कुछ पूछेंगे। डॉक्टर यादव, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं इनसे? जी, अभी कितनी उम्र है आपकी? 27 वर्ष। 27 साल। और कितने साल से है आपको गठिया? 2.5 साल से। 2.5 साल से। अच्छा, परिवार में भी किसी को गठिया की हिस्ट्री है आपके? नहीं। अच्छा, तो ये जब आपको गठिया शुरू हुआ था, उससे पहले आपकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन आया हो या कोई बीमारी रही हो लंबी, कुछ ऐसा आइडिया है आपको? नहीं, कुछ नहीं। उससे जब घर बन रहा था, ईंट का चोट लगा था, चोट की वजह से एक पैर में दर्द था, दूसरे पैर में दर्द हो गया। तो हम पूरे दिखाए, उसके बाद हम दिल्ली एम्स गए। दिल्ली एम्स में बोला कि आपको गठिया। तो फिर हम पटना आ गए। पटना में गठिया स्पेशलिस्ट मनीष कुमार है, उसी से हम दवाई लिए। तो बोला जाओ ठीक हो जाओगे। बोला 2.5 साल दवाई करना पड़ेगा, लेकिन हम 6 महीना दवाई खाएं, उसके बाद हम दवा ले। बोला कि जो दवाई देते हैं वो एंटीबायोटिक है, वो किडनी पे ज़्यादा असर करता है। और उसी दवाई के खाने के दौरान में उसके बाद दवाई हम छोड़ दिए। उसके बाद हमें किडनी में पानी भर गया, तो उसके बाद हम दवाई खाना ही बंद कर दिए। तो मतलब अभी आपकी दवाई नहीं ले रहे हैं, आप कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं सर। जी। अच्छा, किडनी वाली जो समस्या आपकी है वो अभी बनी हुई है या वो ठीक है अब? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया आपका। तो निश्चित रूप से जो है इसमें एक बार जो आपकी स्थिति है उसमें एक बार आपको देख के प्रॉपर एग्जामिन करके और इवैल्यूएशन के बाद ही कोई इसमें इलाज आपको बताना शायद उचित रहेगा। लेकिन फिर भी आप ये एक मान के चलें कि अगर एम्स ने आपको कहा है कि गठिया है आपको, तो सावधानी जो गठिया में रखी जाती हैं सामान्य रूप से उतनी तो आपको रखनी ही रखनी है। और साथ में कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं
आप उनको साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक, आप चाहें तो पटना में एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे भी आप जा कर के अपने आप को थोड़ा सा किसी को दिखा के और उनसे सलाह ले सकते हैं, और वो आपको एक सही मार्गदर्शन भी करेंगे। ठीक है डॉक्टर अजमानी, आप कुछ बताना चाहेंगे ना? गठिया का डायग्नोसिस एम्स में दिया है तो मैं मानता हूँ कि ठीक ही दिया होगा। और मैं इनसे ये अगर इन्होंने शायद किडनी की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद दवाएं छोड़ दी। गठिया की बहुत दवाएं हैं, अगर ऐसी भी दवाएं हैं जिनका किडनी पे कोई असर नहीं होता। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर से फिर से मिलके ऐसी दवाएं जो किडनी के जिनको किडनी प्रॉब्लम हो उनमें भी दी जा सकती हैं, वो वाली शुरू करवा लें। इलाज लेना ज़रूरी है, चाहे आप कोई सा भी लें, बट अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर जोड़ डैमेज हो जाएंगे और फिर उनको ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे राजू ने किया कि इलाज ही छोड़ दिया है, वो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और जो अपनी तकलीफ है किडनी की भी वो भी बताएं, उस हिसाब से वो इलाज करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दवाएं हैं, 10 दवाएं हैं, उनमें से जो किडनी के लिए उनके सेफ हो वो वाली शुरू करवाएं। ठीक है। इसके अलावा जो कॉलर्स हमारे साथ होंगे उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजमानी, एक सवाल मेरे मन में था। कई ऐसे लोग हैं बच्चों में और जो मैं कहूँ नॉक्ड नीज और बो लेग्स की समस्या भी बहुत देखी जाती है। क्या माना जाए कि उनको आगे जाके गठिया होगा ही? अगर वो मान लीजिए ऑपरेट करके उसको ना ठीक कराएं, वो समस्या बनी है, तो वो भी गठिया का दर्द हो सकता है क्या उन्हें आगे जाके? मतलब वो उसका रीज़न अलग हुआ। वो जो बच्चों में आजकल विटामिन डी की कमी से काफ़ी है। विटामिन डी भी एक पहलू है। ये आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि हर एक में ही कोई भी टेस्ट कराने जाए तो विटामिन डी कमी आता है। लेकिन बच्चों में विटामिन डी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों में ऐसा कोई घुटने के शेप में तुरंत कोई चेंज आएगा, बट बच्चों के ग्रोथ फेज़ में अगर विटामिन डी की कमी हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों में तो करवा के उसको रिप्लेसमेंट करना ही चाहिए। आगे जाके उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। रूमेटॉइड और यूरिक एसिड वाला तो अलग ही कारण हो गए, बट अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर एंड टेयर का रिस्क बढ़ता है तो बच्चों में विटामिन डी एक तो डाइट से हमें क्या नाम है, दूध, कैल्शियम, विटामिन डी चेक करवा के उनका अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो दी जाए। बहुत कॉमन हो गया आजकल, क्योंकि धूप का एक्सपोजर सभी में कम है, बच्चों में भी कमी है। स्पेशली कोविड की वजह से सब लोग घर में रहे हैं तो सनलाइट एक्सपोजर कम रहा है। तो विटामिन डी ज़रूर सप्लीमेंटेशन करवाएं। आजकल तो दूध में भी सब फोर्टिफाइड आ रहे हैं, या विटामिन डी टेस्ट करके उसकी टैबलेट का कोर्स होता है, सिंपल सी सस्ती सी गोली होती है, वो ले सकते हैं। और उसका सबसे ईजी, बहुत ही आसान उसका प्रिवेंशन है। ठीक है डॉक्टर माथुर, तमाम लोग ऐसे हैं जो एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, आयुर्वेद को भी शामिल करते हैं और होम्योपैथी भी साथ साथ करना चाहते हैं। तो ऐसे मामलों में जो जोड़ों के दर्द से या गठिया से जुड़े हुए हैं, उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि एलोपैथी के साथ आप होम्योपैथी भी इलाज करें? क्योंकि होम्योपैथी मूल रूप से देखिए तो इम्यूनिटी पर जोर देती है, तो ऐसा किया जा सकता है दोनों को इंटीग्रेट करके? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस पे जो स्पेशल ओपीडी चलाते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट पहले से ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। और हमने देखा है कि उस ट्रीटमेंट के साथ भी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आराम से ऐड कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं है और वो बिल्कुल संभव है। ठीक है, क्योंकि यही माना जाता है कि थोड़ा होम्योपैथी के नियम थोड़े से कड़े हैं। लोगों के मन में ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से परहेज करना होगा और कोई दवाई नहीं ले सकते, लेकिन ये मिथ है अब कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दिया जाता है उसको एकदम से छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये वो दवाइयाँ नहीं होती जो कि सिंपल पेन किलर हैं। ये एक तरह से इम्यून जो सेल्स हैं उनको मॉड्यूलेट करने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो इनको एकदम से विड्रॉ कर देना या छोड़ देना भी एक रैशनल अप्रोच नहीं होती। सही अप्रोच यही होती है कि उस ट्रीटमेंट के साथ ही हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है डॉक्टर यादव, जैसे अभी डॉक्टर ने भी बताया विटामिन डी की कमी एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। धूप में लोग नहीं रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, उतनी एक्सरसाइजेज जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो यही बड़े चीज़ें हैं जो बड़ा चैलेंज बने हुए हैं हमारे सामने। क्या करना होगा इसके लिए? और दूसरी बात, खाने पीने पे जब बात आती है और आपको पता है कि आपके फैमिली में हड्डियों में समस्या चलती चली आ रही है,
तो ऐसे में आप क्या बताएंगे, क्या खाना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना है? जी बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या है कि जो आजकल एक लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा खाना, तो अच्छा खाना अब वो नहीं रह गया है कि आप कोई बहुत हाई कैलोरी डाइट या कोई बहुत अच्छी वैरायटी वाला जो है खाना कोई खाएं। अच्छे खाने से मतलब होना चाहिए बैलेंस डाइट, जो कि हमारे शरीर में एक प्रॉपर फलों की मात्रा भी होनी चाहिए, सब्जियों की मात्रा भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, और उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, दूध भी होना चाहिए, और उससे बनी हुई पदार्थ भी बन सकते हैं। तो एक ये बैलेंस डाइट है, उसको ही पालन करना चाहिए। और सबसे जो मेरा ये सजेशन है कि जो गठिया या इससे संबंधित रोग हैं, अगर कोई व्यक्ति उससे प्रभावित होता है तो अपने खान पान में एक सामान्य रूप से, जैसे हमारे यहाँ फ्रिज का एक कल्चर है, हाँ। सारी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई होती हैं, तो कोशिश करें कि फ्रिज से तुरंत निकाली हुई चीज़ इस्तेमाल ना करें, और जो ठंडी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ों से बचें। स्पेशली जो फ्रिज के आइटम्स है, जैसे फ्रिज से रखा हुआ दही है या फ्रिज का रखा हुआ दूध है या कोल्ड ड्रिंक है, इस तरीके की चीज़ों से बचें। अगर कोई चीज़ आपको लेनी है तो थोड़ा सा वार्म लें। अगर पानी भी पीना है तो थोड़ा गुनगुना करके पानी पिएं, जिससे कि शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनमें स्टिफनेस में थोड़ी सी कमी रहती है। और जो फ्रिज की चीज़ें हैं, पहला एक तो ये है, और दूसरे जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन या जो मॉडर्न का है उस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं इस पर ध्यान देते लोग, लेकिन एक हमारे शरीर की बनावट है कि कुछ चीज़ें पचाने में वो ज़्यादा टाइम लगाता है। जैसे आप राजमा है या छोले हैं या रेड मीट है, ये सब आप खा लेंगे तो उसको पचने, या पनीर की चीज़ें हैं तो पचने में देर लगाती हैं। तो कोशिश ये करें जो देर से चीज़ें जो पचती हैं उसको आप आकलन कर लें पहले से, और ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पचने वाली हों, तो आपके शरीर को उसका बेनिफिट दिखने लग जाएगा। और आप आराम से जब और खाना तभी खाएं जब आपका शरीर मांगता है। ईश्वर ने हम लोगों को ऐसा बनाया है कि लगभग 6 घंटे के बाद हमारा शरीर कुछ ना कुछ मांगता है खाने को। तो आप जो है सुबह नाश्ता कर लिया आपने, तो उसके बाद 2 बजे के आसपास एक बार लंच भी करना ज़रूरी है, फिर शाम को 8 बजे के आसपास थोड़ा एक डिनर करना भी ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट ये है जो हम लोगों के यहाँ जो करते हैं कि हम भाई फास्टिंग करते हैं या हम 24 घंटे में एक बार ही खाना खाते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकती है, किसी को ये सूट कर भी सकता है, लेकिन जो हमारे शरीर की बनावट है उसको थोड़े थोड़े समय पे 6-6 घंटे पे कुछ खाने के लिए चाहिए, और आप वो चीज़ें बैलेंस रूप में खाएं। उसमें फल भी हों, सब्जी भी हों, दालें भी हों, दूध भी हो, मीट जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भी हों। मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको एक जो सूत्र रूप में बताऊं कि एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे, सभी लोग कहते हैं कि कम खाओ गम खाओ। तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए और निश्चित अंतराल पे खाइए, और शायद इसको पालन करने से 90% समस्याएं जोड़ों से संबंधित, या जोड़ों ही नहीं बाकी भी जितनी समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक कम रहेंगी। ठीक है, एक कॉलर हैं आद्या प्रसाद ने, उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आद्या प्रसाद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है। डॉक्टर नमस्कार जी। और निवेदन ये है कि मेरी श्रीमती जी हैं, उनकी उम्र करीब 48 साल है, तो दोनों घुटनों में स्वेलिंग है, बड़ी तकलीफ उनको रहती है। अभी हमने आयुर्वेदिक दवा कराया, उससे आराम नहीं हो रहा, क्या होम्योपैथ से ठीक हो जाएगा? ठीक है डॉक्टर माधव। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके वाइफ के दोनों घुटने में स्वेलिंग रहती है, तो हमें ये पॉसिबिलिटी है कि इनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी देखा गया है कि शुरुआत में 1 या 2 जोड़ को इन्वॉल्व करता है, बाद में जाके धीरे धीरे और भी जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे गठिए को रूल आउट करना ज़रूरी है। और अगर वो डायग्नोसिस हो गया तो इसका उपचार संभव है, और मैं चाहूँगा कि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि इससे पहले कि घुटने में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो, अगर इन्फ्लामेशन को रोक लिया जाता है, अगर स्वेलिंग को कम कर दिया जाता है, तो इनके जोड़ को बचाया जा सकता है और आगे जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनसे हम बच सकते हैं। पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस के लिए एक फिजिशियन से मिलें, होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें, और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा डायग्नोसिस होता है तो उसका इलाज तुरंत ही शुरू करें। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोग में भी कई बार स्वेलिंग हो जाती है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है,
और वो इसलिए होती है क्योंकि जोड़ का अलाइनमेंट ही कई बार गड़बड़ हो जाता है और पेशेंट ऐसे एक्टिविटी करता है जिससे कि जोड़ में काफ़ी डैमेज होता है। मेल अलाइन जोड़ तो पहले से ही है और उस ऊपर से उसका जो कैप्सूल है उसमें भी डैमेज होता है, तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग उसमें भी हम करते हैं, तो उसका इलाज थोड़ा अलग है। तो पहला स्टेप है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो और उसके बाद जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जाए। ठीक है डॉक्टर अजमानी, थोड़ा सा क्योंकि हम आजकल कोमॉर्बिडिटी हम देख रहे हैं, लोगों में एक बीमारी नहीं है बल्कि हो सकता है आपको बीपी भी है, हो सकता है आपको डायबिटीज़ भी है, उसके साथ गठिया है। तो ये चीज़ें कितना जटिल बना देती हैं। मैं कहूँ अगर मान लीजिए बीपी और डायबिटीज़ है और गठिया है, तीनों ही बीमारियों को कितना जटिल, और इसके ट्रीटमेंट को लेकर क्या थोड़ा सा और गंभीर होने की ज़रूरत है, कैसे होता है इसमें इलाज? क्योंकि जैसे हमने बोला सबसे कॉमन जो गठिया है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें उम्र के बाद वज़न सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। तो वज़न जिसका ज़्यादा है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो होगा ही, डायबिटीज़ का भी, शुगर का भी रिस्क ज़्यादा है और बीपी बढ़ने का भी रिस्क। और इन तीनों की वजह से वजन भी बढ़ता है, फिर ये भी होता है कि आपको दर्द है तो आप धीरे धीरे वजन भी बढ़ रहा है। हाँ, वो एक विशियस सर्कल बन जाता है। हाँ। दर्द होता है तो आप चलते कम है, उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और उससे फिर वजन और बढ़ जाता है। तो सब इंटरलिंक्ड है। और हाँ, जिनमें शुगर का कंट्रोल, बीपी कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, और अगर वो अच्छा रहेगा तो घुटने के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे जो कनेक्टिंग फैक्टर सब में एक ही है, खान पान और वज़न। तो खान पान ठीक रहेगा तो वज़न भी, वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस में देखा गया है कि खान पान सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक्सरसाइज आती है। खान पान ठीक करेंगे, घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा, थोड़ा और चल पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी इन तीनों जो कनेक्ट कर रहा है वो खान पान और वज़न है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, शुगर और बीपी को। ठीक है डॉक्टर यादव, हर जोड़ का दर्द गठिया तो नहीं है जी। और कैसे समझा जाए कि ये गठिया का दर्द हो सकता है, या सिर्फ जांच ही इसका एक तरीका है, या हम भी कोई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर समझ सकते हैं कि ये गठिया है या कोई और दर्द है? बिल्कुल, देखिए गठिया के जो दर्द होते हैं उनको आप समझ भी सकते हैं सामान्य भाषा में, और उसका एज से भी रिलेशन है। जैसे गठिया का दर्द होता है, जैसे अभी बात हो रही थी कि 3 प्रमुख प्रकार हैं हमारे, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एक गाउट है। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर आपको दर्द है वो अक्सर प्रायः एक घुटने से शुरू होता है और अधिक एज में होता है, मतलब 45 या 50 के ऊपर का कोई व्यक्ति होगा तो होगा। तो एक ये पहचान का सबसे बड़ा कारण ये इसका बन सकता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात है, जिसको हमारे आयुर्वेद में आमवात भी बोलते हैं, ये मध्य एज ग्रुप की बीमारी है। जैसे 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में अक्सर शुरुआत होती है। कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसके ऑनसेट देखे जाते हैं। तो जब इस तरह से ये कोई ऑनसेट होता है तो आप इसको रूमेटॉइड मान सकते हैं। दूसरे, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये जब आपके छोटे जोड़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। छोटे जोड़ों में शुरुआत होती है और उसके बाद जब आप सुबह सो के उठते हैं तो जकड़न रहती है। वो जकड़न करीब जो है आधे से लेके 1 घंटे तक भी बनी रह सकती है। तो ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये हो गया है। तीसरा जो हमारा जो लक्षण है गाउट का, उसमें अगर आप किसी एक अंगूठे में ही मान लीजिए रेडनेस और स्वेलिंग आती है किसी को, तो वो जो है आपको साफ साफ ये कहता है कि मुझे गाउट के शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ मेजर लक्षण हैं जिनसे हम अपने आप भी असेसमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से जांच से कन्फर्मेशन हम कराते हैं, लेकिन एक ये सामान्य रूप से अगर आप समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं। और एक और है, जो गाउट की बीमारी होती है वो प्रायः लेडीज़ में कम देखने को मिलती है, महिलाओं में कम मिलती है, क्योंकि ईश्वर ने उनका एक हार्मोन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें यूरिक एसिड बहुत जल्दी क्लियर होता रहता है। ठीक है। और तो जैसे आपने तो ये गठिया के प्रकार बता दिए, आप बताइए डॉक्टर अजमानी, कब डॉक्टर के पास जाना है? मतलब वो दर्द कब तक रहे और उसके बाद डॉक्टर को दिखाना ही है? क्योंकि कई बार आता है दर्द, चला जाता है, लोग लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं। एक तो है कि अगर पहले तो आपने बोला कि हमें पता करना चाहिए कि दर्द जोड़ का है या मांसपेशियों का है। तो समझिए आपको यहाँ पे दर्द है, अगर आपको शोल्डर की मूवमेंट करने में भी दर्द हो रही है, उठाने में, हिलाने में, तो वो जोड़ से हो सकता है। तो उस जोड़ की मूवमेंट में अगर दर्द हो रहा है तो वो जोड़ से हो सकता है। तो आपने पूछा कि अब तुरंत एक दिन में ही भाग जाना चाहिए डॉक्टर के पास या थोड़ा वेट कर सकते हैं? अगर जोड़ में सूजन है तब तो आपको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए।
अगर सूजन नहीं है और दर्द आप फिर भी मूवमेंट कर पा रहे हैं उस जोड़ का, तो आप वेट कर सकते हैं, तो चंद हफ्ते वेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कोई कोई दर्द अपने आप थोड़ा रेस्ट से आराम से चला जाता है, बट अगर सूजन है और उस जोड़ की मूवमेंट बहुत ही कम हो गई है, ज़रा भी नहीं है, तो तुरंत ही जाएं, ठीक है, वरना चंद हफ्तों के बाद चले जाएं अगर वो दर्द ठीक नहीं हो रहा तो ठीक है। लास्ट कॉलर हम लेंगे, रामवीर सिंह हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। रामवीर जी, आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मेरे बैक साइड में तो लेफ्ट हाथ है ना, लेफ्ट जी, उसकी बैक साइड में दर्द होता है जी, ठीक है। आपने डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, अभी किसी को नहीं दिखाया। कब से ये दर्द होता है आपको? ये करीबन 1 साल समथिंग हो गया, थोड़ा थोड़ा सा कभी रुक जाता है जी। आप अपनी उम्र बताइए रामेश जी। 40 साल है। ठीक है रामेश जी। डॉक्टर माथुर, आप क्या बताएंगे इन्हें, ये दर्द क्या दर्द हो सकता है? मैं थोड़ा सा और जानकारी चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि इनके लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड में पीछे की साइड में। मुझे लगता है कंधे के नीचे शायद होगा, या पीठ में बता रहे हैं। आपको पीठ में आपको कंधे में होता है? पीठ में, जैसे अपन बैक साइड में पीछे को हाथ करते हैं ना, तो वो निकलता ना डीजी बाद में पीछे की साइड में। ओके ओके, उसमें दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, आपके कंधे को अगर आप हिलाते हैं, बाहर हाथ ले जाते हैं, तो क्या उसमें दर्द होता है, या आप पूरी तरह उसको मूव कर पाते हैं? गर्दन से नीचे को आती है ना, तो कोई नस जैसा ऐसा महसूस होता है, मतलब दर्द हो ऐसी गर्दन से लेकर के पीठ तक। ओके, आप करते क्या हैं? मैं आपका काम क्या है? टीचर हूँ। ओके, तो इन्होंने जैसे बताया कि इनके कंधे की तरफ हो रहा है, तो ये हो सकता है कि स्कैपुला पीछे जो होता है इसके ऊपर पेन बता रहे हैं, तो इसका कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कि शोल्डर में कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से इनको ये दर्द हो रहा है। ये भी हो सकता है कि इनके मसल स्पाज़म आया है, ठीक है, प्योर मस्कुलर भी हो सकता है ये दर्द। तो सिंपल मेडिकेशन प्लस लेटर ऑन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से इनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। वैसे इन्होंने बताया ये टीचर हैं, अगर वो लेफ्ट हैंडर हैं, ज़्यादा वो इस तरह ओवरहेड काम कर रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेन पड़ा है मसल्स पे, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए और पता किया जाए ये दर्द क्यों है, किस वजह से है। रामेश जी, तो एक डॉक्टर को जरूर दिखाएं पहले। समय क्योंकि कार्यक्रम का यहीं पूरा हो गया है, इसलिए मैं डॉक्टर अजमानी आपका, डॉक्टर यादव आपका और डॉक्टर मोहित माथुर, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूँगी आयुष्मान भव में कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आपने देखा कि गठिया को लेकर जागरूक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दिनचर्या में बदलाव जो लगातार हमारी बिगड़ रही है उसे ठीक करना है, खान पान पर ध्यान देना है, ताकि गठिया जैसी समस्या को लंबे समय तक खुद से दूर रखा जा सके। तो आप भी अपनाइए आज दी गई जरूरी सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम शनिवार के दिन बात करेंगे डेंगू की। तो डेंगू से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो अगले हफ्ते स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ वो सवाल साझा कीजिए और उनकी सलाह और सुझाव लीजिए। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपकी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव का हमें इंतजार रहता है। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।